Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत चैप्टर्स पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत मिलेंगे, उसको खोल करके आप 8 लेक्चर को देखिए। उसके बाद ये लेक्चर आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चैप्टर्स, टॉपिक्स जो भी डिस्कस किया जा रहा है, जो भी कवर किया जा रहा है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिलेंगे। वीडियो को देखने से पहले आप नोट्स को जरूर डाउनलोड करें, वो आपकी तैयारी को एक नए आयाम देने का कार्य करेगी। किसी भी चीज को यहां से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अगर किसी तरह की समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाता है। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे आज का जो हमारा इस बेहतरीन लेक्चर का जो शुरुआत करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे। चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां से लेक्चर 9 का जो हमारा सबसे पहला जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब हिंदी में अगर आप हिंदी बात करें इसका, तो इसका हिंदी हो जाता है मानव की आनुवांशिक अनियमितता। मानव की आनुवांशिक अनियमितता। अनियमितता। मानव की आनुवांशिक अनियमितता यानी कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरह से होता है और ये क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां बात करेंगे। चलिए, तो यहां अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन या फिर गुणसूत्र से ही संबंधित होता है। और हमारे शरीर में 2 तरह का गुणसूत्र उपस्थित है, ये आप क्लास 9th से ही जानते हुए आ रहे हैं। 2 तरह के गुणसूत्र में जो 22 पेयर है उसको हम लोग ऑटोसोम नाम देते हैं और जो 1 पेयर है उसको हम लोग एलोसोम नाम देते हैं। जो 22 पेयर है वो ऑटोसोम है और जो 1 पेयर है वो एलोसोम कहलाता है। तो कहीं कहीं कुछ जगहों पर पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ऑटोसोम है, जिसको हम लोग दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, तो ऑटोसोम के संख्या में बदलाव के कारण यह आनुवांशिक जो अनियमितता है ये हो सकता है, या एलोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र में बदलाव के कारण यह समस्या हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि दैहिक गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन के कारण यानी कि ऑटोसोम जीन में उत्परिवर्तन के कारण, या चौथे नंबर में हो सकता है एलोसोम के जीन में उत्परिवर्तन के कारण। ये 4 तरह का आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या सब? तो इसको जरा देखेंगे। नंबर 1 में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो न्यूमेरिक चेंज इन ऑटोसोम। न्यूमेरिक चेंज इन ऑटोसोम, ठीक है। चलिए, नंबर 2 में जो आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूमेरिक चेंज इन एलोसोम। इन एलोसोम। बारी बारी से सभी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं तो घबराने की बात नहीं है।
तीसरे नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा नंबर 3 में जीन म्यूटेशन इन ऑटोजोम, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन इन ऑटोजोम। और नंबर 4 में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा जीन म्यूटेशन इन एलोजोम, जीन म्यूटेशन इन एलोजोम। बात आप समझ चुके होंगे कि दैहिक गुणसूत्र में संख्या परिवर्तन के कारण, दैहिक गुणसूत्र में संख्या परिवर्तन के कारण होने वाले डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमेरिक चेंज इन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। यहां पर एलोसोम यानी कि जो लिंग गुणसूत्र है वहां अगर किसी तरह का समस्या हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमेरिक चेंज इन एलोसोम। अगर जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है, उत्परिवर्तन के बारे में आपको पीछे के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहां पर जीन म्यूटेशन अगर हो रहा है ऑटोसोम में हो सकता है या फिर ये जीन म्यूटेशन एलोसोम में हो सकता है। चलिए तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे दैहिक गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन द्वारा। यहां पर इसका हिंदी है दैहिक गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हिंदी जैसे ही शुरू करेंगे अगला का तो उसका भी लिख दिया जाएगा, तो टेंशन घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे सबका हिंदी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करना हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता है, और कहीं कहीं कुछ टर्म का केवल इंग्लिश शब्द ही उपयोग में आता है, तो इसलिए आप दोनों को कवर करके रखेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त शुरू करेंगे यहां से हम लोग। दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, कि दैहिक गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? न्यूमेरिक, या हम लोग हिंदी में ही लिख लेते हैं दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, यानी कि किस तरह से ये परिवर्तन हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। यानी कि ऑटोसोम और एलोसोम में जो दैहिक गुणसूत्र का इंग्लिश होता है ऑटोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। चलिए ऐसे में जो आपको रोग देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा नंबर 1 में डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। देखिए ये रोग सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन्स के द्वारा ढूंढा गया था, इसलिए इस रोग का नाम क्या होता है? डाउन्स सिंड्रोम होता है। बात समझ गए? क्या लिखा गया है देख रहे हैं? डाउन्स सिंड्रोम किसके द्वारा ढूंढा गया? लैंगडॉन डाउन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले ये रोग ढूंढा गया था, इसलिए इस रोग का नाम हम लोग क्या देते हैं? लैंगडॉन, इसलिए इस रोग का नाम हम लोग देते हैं डाउन्स सिंड्रोम। इसको हम लोग मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, मंगोलियन डिसऑर्डर या मंगोलियन ईडीओसी, ईडीओसी मतलब ईडियट्स या मंगोलियन, इस तरह का जो पर्सन है उसको हम लोग मंगोलियन ईडियट्स भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा शब्द जो है वो आउट लगता है, इसलिए मंगोलियन ईडियट्स टर्म का यूज इस तरह के रोगों के लिए नहीं किया जाता है, उसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन ईडियोसी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा देखेंगे कि इस रोग का कारण क्या है और इस रोग में होता क्या क्या है। चलिए तो ये आपको पता चल ही गया है कि सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन के द्वारा कब ढूंढा गया था? तो 1866 ईस्वी में ये रोग ढूंढा गया था। चलिए कारण का बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कारण और उसके बाद हम लोग देखेंगे कारण के बाद कि इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। चलिए
कारण का अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य कारण है 21वें नंबर गुणसूत्र पे समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी का कंडीशन, कारण देखिए 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, बात समझ गया क्या होगा? 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी देखने के लिए मिलेगा। ट्राइसोमी मतलब क्या कि एक गुणसूत्र की हो जाएगी अधिकता, कहां पर? 21वें नंबर गुणसूत्र पे। अब आप थोड़ा सा लिटिल सा जो है ध्यान यहाँ देंगे। एक हम टेबल बनाते हैं, एक जो है आपको तुरंत जो है रिकैप कर देते हैं। यहाँ क्या है? हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 22 पेयर जो है ये क्या है? ऑटोसोम कहा जाता है, इसको ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 1 पेयर है इसको एलोसोम कहा जाता है। बात समझ गया? जो 22 पेयर है इसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, और 1 पेयर को एलोसोम। तो 22वां जोड़ा तक जो भी गुणसूत्र होगा वो सारा ऑटोसोम यानी कि दैहिक गुणसूत्र में आएगा, और जो एक जोड़ा होगा वो अलग होगा। और वो क्या करता है? वो कारण बनता है किसका? तो वो कारण होता है लिंग निर्धारण का। ठीक है, वो कारण किसका होता है? लिंग निर्धारण का। क्या देखिए 21वें नंबर गुणसूत्र पर क्या हो रहा है? ट्राइसोमी, यानी कि ऑटोसोम में किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऑटोसोम में जो प्रॉब्लम चलेगा 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगा, यानी कि एक गुणसूत्र अधिक, यानी कि ये जो है 22 पेयर में है, पेयर में, और ये भी क्या है? 1 जो है वो पेयर में है। तो 21वें नंबर गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता, मान लेते हैं ये अगर हमारा 21वां जोड़ा गुणसूत्र है तो यहाँ एक गुणसूत्र, एक कहा जा रहा है, एक गुणसूत्र की हो जाएगी अधिकता, यानी कि 21 पेयर प्लस 1, यानी कि यहां तक में आपको हो जाता 21 दूनी 42 और एक यहां प्लस, तो मतलब 43 गुणसूत्र। बात समझ गए? 22 और 23वां जोड़ा अभी भी बचा हुआ है। तो 22वां जोड़ा जो होगा तो जोड़ा में 2, तो 43 और 2 45, और फिर लिंग गुणसूत्र 2, तो 45 और 2 47, मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 47। कुल गुणसूत्रों की संख्या है कितनी? 47। ठीक है दोस्त, बढ़िया। आगे चलिए, आगे बढ़िए। एक गुणसूत्र की अधिकता होगी, और यहां पर जो है गुणसूत्र का जो है यहां पर संख्या आपको देखने के लिए मिल जाता है कितना? तो गुणसूत्र का संख्या आपको देखने के लिए मिल जाता है 47। हम लोग लिख देते हैं गुणसूत्र कितना मिल जाएगा आपको? गुणसूत्र मिल जाएगा आपको 47। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा बात यहां पर आपको समझ में आएगा, रट्टा लगाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं जरा कि इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण जो है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, जब कोशिका विभाजन होगा उस समय में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंचते हैं। बात समझ गए? अंडाणु में क्या हो रहा कि अंडाणु में 23 गुणसूत्र होना चाहिए था, लेकिन 23 के बदले कितना पहुंच जाता है? 24 गुणसूत्र। शुक्राणु निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो वहां पर अंडाणु में 23 गुणसूत्र ही चलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 24 गुणसूत्र पहुंच जाता है। तो उस कारण से इस तरह का समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। या फिर आपको जो है दूसरा कंडीशन ये भी देखने के लिए मिल सकता है, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र के जगह 24 गुणसूत्र आ जाए। क्या कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी में भी हो सकता ना। या तो ये नर के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र की जगह 24 गुणसूत्र देखने के लिए मिल जाए, या मादा के अंडाणु में 23 गुणसूत्र के जगह 24 गुणसूत्र देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे दोनों स्थिति में जो रोग होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो डाउन सिंड्रोम नाम देते हैं। बात समझ गए? यहां तक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आएंगे इसके लक्षण पे। यहां पर हम लोग लक्षण का बात कर लेते हैं। देखिए जरा, हम लिखेंगे यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पहले से कहा जा रहा है कि आपको चैप्टर का जो नोट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां एक, जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसके नीचे में एक बॉक्स बना हुआ था, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो नीचे एक पूरा उसका जो है पूरा आपको आपके चैनल्स का, जो हमारा चैनल्स है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। और उसके नीचे एक लिखा हुआ होगा टू डाउनलोड लिंक, क्लिक ऑन
बिलो लिंक। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल होगा वो नोट पे चला जाएगा, वहां से आपको ड्राइव से डाउनलोड कर लेना है। चलो दोस्त आगे बढ़ेंगे यहां से, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसका लक्षण क्या क्या होगा। तो सबसे पहला तो इस व्यक्ति का जो लक्षण है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि चेहरा जो है वो मंगोलियन बंदर की तरह हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। मंगोलिया के बंदर की तरह जो है इसका चेहरा हो जाता है। चलिए दूसरा लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है कि माथा जो है यानी कि ये वाला सर ये चौड़ा हो जाता है, दूसरा लक्षण। तीसरा गर्दन छोटा होगा, उंगली जो है वो भी छोटा होगा। इसके अलावा हथेली जो है वहां पर सीमीपन रेखा, पैर के बीच के उंगली का जो है गैप वो काफी ज्यादा कम होगा, और चेहरा जो है वो चांद के समान होगा, मतलब कि चांद सा रोशन चेहरा जो है इसका कहानी है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। बात समझ रहे हैं? अगर आपको कोई कह रहा है कि चांद सा रोशन चेहरा, तो आपको समझ जाना है कि वो मंगोलियन डिसऑर्डर, मंगोलियन ईडियट्स का चर्चा कर रहा है, यानी कि आपको ईडियट्स कहा जा रहा है। बात समझ गए? तो चांद सा रोशन चेहरा नहीं सोचना है, ना कोई है ना कोई होगा, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नाक कान जो है वो छोटा होगा, चपटा होगा, मुंह खुला होगा, निचला ओठ जो है वो बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इस व्यक्ति की बुद्धि मंद और मस्तिष्क जो है वो क्या होगा, अल्प विकसित होता है। बुद्धि जो है वो क्या होगा, मंद होगा, और जो मस्तिष्क है वो अल्प विकसित होता है। तो यही सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है कहां, तो यही सारा लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है डाउन सिंड्रोम में। बात समझ गए? चलिए डाउन सिंड्रोम के बाद हम लोग आगे के डिजीज में बढ़ेंगे, और अगला डिजीज हमारा है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है अगला डिजीज? एडवर्ड सिंड्रोम। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसका? बात कर रहे हैं दैहिक गुणसूत्र में इसके संख्या में जब परिवर्तन हो रहा है तब हम लोगों के शरीर में क्या क्या डिजीज होगा। तो सबसे पहला डिजीज आपको क्या हो गया, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण जो डाउन सिंड्रोम हो गया। और दूसरा जो हमारा डिजीज है ये है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम देखिए ये सारा जो रोग है ना ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। ये भी एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढा गया था। जॉन एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढा गया था, इसलिए इस रोग का भी नाम क्या पड़ा, इस रोग का भी नाम पड़ रहा है क्या, तो इस रोग का भी नाम एडवर्ड सिंड्रोम ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए जरा कि जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम यहां पर क्या होगा, तो यही वाला कहानी देखिए। कारण देखिए जरा, कारण यहां पर कारण क्या था, 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी, और यहां क्या होगा 18वें नंबर गुणसूत्र में, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, 18वें गुणसूत्र में क्या होगा, ट्राइसोमी होगा। बात समझ गया ना, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, यानी कि यहां पर जो काम 21वें नंबर में चल रहा था वही काम यहां पर क्या होगा 18वें नंबर में चलेगा। 18वें नंबर गुणसूत्र में देखिए 18वां जोड़ा प्लस 1 जोड़ा, तो 18वां जोड़ा प्लस 1 तो 36, 1 37 हो गया, और बाकी इधर जो है 10 5 जोड़ा बचा हुआ है तो 10 हो गया, तो 37 और 10 47, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, यहां पर भी 47 आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है जानते हैं, एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, एक गुणसूत्र का बढ़ जाना ट्राइसोमी है, एक गुणसूत्र का घट जाना मोनोसोमी है, एक से अधिक गुणसूत्र का बढ़ जाना पॉलीसोमी है। बात समझ गए? इस सब में ये सब बात छोटा छोटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये सारा बात आपको कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज का आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो आप केवल धैर्य बना करके वीडियो के साथ जुड़े रहिए और विश्वास रखिए, आपको बेहतर रिजल्ट देने का वादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से 18वें गुणसूत्र में हो जाएगा ट्राइसोमी, जिसके कारण ये रोग आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला 1960 ईस्वी में जॉन एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था, इसलिए नाम पड़ा एडवर्ड सिंड्रोम। लक्षण का बात कर लेते हैं। लक्षण
देखिए जरा, ये सारा बच्चा जो है ना एबनॉर्मल होगा। ये 4000 में से एक बच्चे को ये रोग आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि 4000 जब बच्चा जन्म लेगा तो उसमें से किसी भी एक बच्चे को ये रोग आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए जरा। लक्षण का बात करें तो क्या क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा? तो मानसिक जो है, मानसिक कमजोर, यानी कि मानसिक जो है ये क्या होगा? मानसिक रूप से कमजोर। ये तो ऑटोमेटिक आपको लगा ही देना है, इसको तो बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है। ये क्या होगा? मानसिक रूप से ये बच्चा क्या होता है? कमजोर होता है। सिर जो है वो बड़ा होगा। इसके अलावा गर्दन और अंगूठा जो है वो छोटा होगा। सिर क्या होगा? सिर जो है ये बड़ा होता है। सिर जो है ये क्या होता है? बड़ा होता है। इसके अलावा जो गर्दन है, गर्दन और अंगूठा, गर्दन एवं अंगूठा क्या होगा? गर्दन एवं अंगूठा जो है ये क्या होगा? बताएंगे जरा। सब छोटा होगा। गर्दन जो है, गर्दन ये देखिए, ये जो हम लोगों का ये सामान्य होता है ना, उसका जो है थोड़ा सा धसा हुआ होगा। ये छोटा इस तरह से होगा। बात समझ रहे हैं? छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए जरा। गर्दन और अंगूठा जो है, अंगूठा ये वाला जो है ये भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कान लंबा हो जाता है, लटका हुआ मिलेगा। कान आपको क्या मिलेगा? कान जो है ये मिल जाएगा लंबा, ये लटका हुआ। ये वाला रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन ये थोड़ा सा क्या होगा? लटका हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा मुंह छोटा, मुंह जो है मुंह भी छोटा हो जाएगा। मुंह तथा तालू में बिदर, यानी कि ये जो है ना ये यहां से कटा हुआ थोड़ा सा मिलेगा। ये पटाऊ सिंड्रोम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी ये लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप इसको अलग ही करके रखेंगे। चलिए तो ये सारा लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। औसत जीवन काल कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो एडवार्ड सिंड्रोम का जो औसत जीवन काल है ये लगभग 4 महीने के आसपास होता है। ये बच्चा 4 महीने से ज्यादा उम्मीदतः जिंदा नहीं रहता। कुछ केसों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी जो है मृत्यु कहीं ना कहीं हो ही जाती है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा किसका कहानी है? तो ये कहानी है एडवार्ड सिंड्रोम का। एडवार्ड सिंड्रोम के बाद अगला जो हमारा रोग है वो है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, अगला रोग क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। चलिए 2 नंबर यहां बात की। अब यहां हम लोग तीसरे नंबर में बात कर लेते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। देखिए फिर से वही बात, पटाउज सिंड्रोम मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा, मतलब इस तरह के इसी साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया होगा? ढूंढा गया होगा। पटाउ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले जो है ये रोग ढूंढा गया था। ठीक है, क्लाउस पटाउ और उसके साथियों के द्वारा 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में एडवार्ड सिंड्रोम भी कब सॉरी ये यहाँ पर जो था डाउन सिंड्रोम ये भी कब ढूंढा गया था? तो 1960 ईस्वी में ही ढूंढा गया था। और ये वाला जो डिजीज है ये भी 1960 ही ईस्वी में ढूंढा गया था। तो यहां हम लोग लिख देते हैं किसके द्वारा? तो क्लाउस, CLAUSE, क्लाउस पटाउ के द्वारा ढूंढा गया था 1960 ईस्वी में। इसलिए इस रोग को नाम दिया जाता है पटाउज सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना है, सन भी याद, ईस्वी भी याद रखना, और वैज्ञानिक का नाम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि जब नाम पे ही रोग चल रहा है तो ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग अगर देखें कि कारण का बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले आपको 21वें नंबर गुणसूत्र पर जो है थोड़ा समस्या मिला, यहां पर आपको जो है 18वें नंबर गुणसूत्र पर समस्या मिला। अब आपको क्या मिलेगा? 13वें नंबर गुणसूत्र पर यही बात चल रहा है। कारण का अगर हम लोग बात करें तो कारण क्या होगा? 13वें गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी आपको देखने के लिए मिलता है। 13वें नंबर गुणसूत्र में आपको ट्राइसोमी मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे यहां पर 47 गुणसूत्र हुआ, 18 जोड़ा 36, एक बढ़ गया 37 और आगे 5 जोड़ा बचा है, तो 37 10 47। तो यहां पर देखिए जरा 13 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र है, तो 13 जोड़ा तो 26, एक बढ़ गया 27 और आगे बचा हुआ कितना? 10 बचा हुआ ना, 13 और 10 जोड़ा 23, तो 10 दूनी 20,
तो 27 यहां हुआ और 20 वहां से आएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 47। एक बात आप देख रहे हैं कि यहां पर जो दैहिक गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन हो रहा, अभी तक जो हम लोग पढ़े, यहां केवल गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां भी क्या होगा, हेलो यहां पर घटता भी है, लेकिन आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटाउ सिंड्रोम के लक्षण का बात कर लेते हैं दोस्त, कि लक्षण हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। लक्षण का बात करें तो लक्षण आपको सबसे पहला जो देखने के लिए मिलेगा, अधिकतम सबसे पहले ये समझिए, औसतन जो जीवन काल है ना, औसतन जीवन काल, ये आपको मुश्किल से 2 साल तक देखने के लिए मिल सकता है। 2 साल से ज्यादा ये बच्चा भी जीवित नहीं रहेगा, 2 साल के बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। चलिए लक्षण, सिर जो है छोटा होगा और मानसिक रूप से मंद होगा। देखिए लक्षण, लक्षण लक्षण में सिर छोटा होगा। देखिए पीछे वाले में लोग देख रहे थे कि चौड़ा सिर था और यहाँ छोटा, और मानसिक रूप से क्या हो रहा है, मानसिक रूप से मंद, यानी कि मंद बुद्धि समझते हो ना, ये क्या होगा, ये बच्चा भी क्या होगा, मंद बुद्धि ही होता है। चलिए आगे देखिए जरा, इसके अलावा इसका नाक जो है ना वो चोंच की तरह होगा। वो चोंच कैसा होता है, नुकीला, इसी तरह से ये नाक जो है ये नुकीला हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, नाक जो है, नाक चोंच की तरह। इसके अलावा देखिए जरा, नाक तो चोंच की तरह होगा ही, आंख जो है ना, ये आंख जो हमारा आंख है ये क्या, एक सामान्य दूरी पर है, लेकिन इस तरह के बच्चे में ये आंख बहुत दूर शिफ्ट होगा। इस दोनों आंख के बीच की दूरी जो है वो काफी अधिक होगी। तो यहां लिख नहीं रहे, यहां आपको समझ जाना, आंख के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक होती है। ओठ जो है और तालू में भी दर्द, यानी कि यहां देखिए जरा, अब यहां पर आपको याद रखना, पटाऊ में यहां पर ये है ना, यहां कटा हुआ मिलेगा, इस तरह से ये वाला पोर्शन ऐसा मिलेगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कटा हुआ मिलता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पटाउ सिंड्रोम का ये लक्षण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। चलिए तो ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए क्या, तो यहां पर हम लोग नंबर 1 न्यूमेरिक चेंज इन ऑटोसोम को डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाले क्लास में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक चेंज इन एलोसोम, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम और जीन म्यूटेशन इन एलोसोम। ठीक है दोस्त, फिर से आपको कहा जा रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एक बात और इंफॉर्मेशन फिर से दिया जा रहा है कि आपके इस क्लास का 12th के सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डिस्कशन है वो प्रत्येक दिन 5:15 से लाइव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हम लोग करते हैं। क्लास 12th का मिशन 95 प्रहार के नाम से आप उसमें अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपका जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। इसके साथ ही दोस्त आपको और बताया जा रहा है एक बात, कि ये चैनल दोनों माध्यम के लिए, हिंदी और इंग्लिश, 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। आपके एग्जाम से पहले आपके सभी माध्यम के टॉपिक्स को कवर करके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं, वहां से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को घर बैठे एक बेहतर आयाम दे सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, अपने संबंधियों के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए उनको भी कहिए, ताकि हम लोगों को भी ऊर्जा मिले और ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके लिए कार्य किया जा सके। चलिए दोस्त, बिना ज्यादा बात किए आज के इस सभा को हम लोग यही खत्म करेंगे। मिलेंगे फिर से आगे आने वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।